हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं लेसन 8 क्लास 12th की हिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। किसान, जमींदार और राज्य। अबाउट चैप्टर आप देख लें पहले। 16वीं 17वीं सदी है। इसके दौरान हिंदुस्तान में लगभग 85% लोग जो हैं वो गांव में रहते थे। छोटे किसान और भूस्वामी सम्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार भी थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के रिश्ते बने थे। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बाहरी ताकतें हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मुगल राज्य। तो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं क्योंकि मैं खुद इस साल क्लास 12th के एग्ज़ाम देने वाला हूँ। मेरे साथ साथ आपकी भी तैयारी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मुगल राज्य अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। मुगल राज्य जो है अपनी आमदनी है उसकी खुद की, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से ही उगाता था। राज्य के नुमाइंदे, कर्मचारी, इनका काम था राजस्व निर्धारित करना, राजस्व वसूली करना, हिसाब रखना और राजस्व का हिसाब रखने वाले, ये तीनों ही ग्रामीण समाज जो है इस पर अपना काबू करने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को अपने हिस्से का जो कर है, टैक्स, समय पर मिल जाए। उसमें कोई देरी नहीं चाहते थे वो, क्योंकि उनका बस उनको अपना फायदा चाहिए था। मतलब नेक्स्ट पेज। कई फसलें बेचने के लिए उगाई जाती थी। कई फसलें जो है सिर्फ बेचने के लिए उगाई जाती थी, बट ज़्यादातर फसलें जो है अपने भरण पोषण के लिए, परिवार और खुद का पेट भरने के लिए उगाई जाती थी। कई फसलें बेचने के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा व बाजार, व्यापार, बिजनेस, मुद्रा, कॉइन्स वगैरह, बाजार भी गाँव में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। खेती वाले जो इलाके थे उनका जो जुड़ाव हो गया था, उनके रिलेशन बन गए थे, शहर वाले इलाकों से, शहरों से जुड़ गए थे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किसान और कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन में किसान साल भर अलग अलग मौसम में विभिन्न काम करते थे, जैसे जमीन की जुताई करना, बीज बोना, फसल पकने पर उसकी कटाई करना। ये किसानों के काम थे। अगर एग्जाम में आ जाए किसानों के काम लिखें तो आपको ये लिखने हैं। इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने तो ये पॉइंट्स में लिखे हैं। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शामिल होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे कि शक्कर, तेल। ये वस्तुएं हैं जो खेती से प्राप्त होती थी। शक्कर, तेल। शक्कर हो गया गन्ने की फसल से, तेल हो गया सरसों वगैरह, तिलहन इत्यादि। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। मैदानी इलाके जो आ गए हमारे उत्तर पश्चिम में आ गए हैं मैदानी इलाके। उत्तर पश्चिम भारत में मैदानी इलाके आ गए हैं, तो केवल इनमें ही खेती जो होती थी वो सिर्फ वही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी, बल्कि पूरे भारत में जो खेती होती थी, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में हो या वे पहाड़ी इलाकों में हो। कई ऐसे क्षेत्र भी थे जैसे कि सूखी जमीन,
के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके, सूखी ज़मीन जो है राजस्थान वगैरह, इनमें जो पानी की कमी होती है, जहाँ उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, जैसे कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनों पर। उपजाऊ ज़मीन है हमारे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा, यूपी, हरियाणा, पंजाब वगैरह। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो जंगलों से घिरा था। भूखंड पूरा भाग है उसका, भूमि का, भारत का, ज़्यादातर वो जंगलों से घिरा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 40% जो भाग है भारत का, वो मुगल साम्राज्य के दौरान जंगलों से घिरा था। 40%, बहुत ज़्यादा जंगल थे। इस तरह जब हम कृषि समाज की बातें करते हैं तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। जो ऊपर ये पढ़ाई है, सूखी ज़मीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके, जहाँ उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी ज़्यादा ज़मीनों पर, इन विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए जब हम कृषि समाज की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्रोतों की तलाश। 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहासों को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। स्रोतों की तलाश में है पहला पॉइंट। 16वीं-17वीं सदी के दौरान के जो कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो स्पेशल है, मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। क्योंकि किसान जो है वो खुद तो अपने बारे में लिखते नहीं थे, उनको इतनी परमिशन भी नहीं थी और उन पर बहुत काम का बोझ भी था। इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे, खेती करते थे खुद, जो किसान खुद होते थे। वे तो ऐसा नहीं कर पाते थे। इसलिए आईन अकबरी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। आईन अकबरी है, इसको मेन है ये आईन अकबरी। इस चैप्टर में आगे भी कराऊंगा मैं पॉइंट। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। आईन अकबरी अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। आईन अकबरी को अकबर के दरबारी इतिहासकार था जो अबुल फजल। इस ग्रंथ में हमें खेतों की नियमित जुताई, राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही मतलब जो करों को वो कलेक्ट करते थे, राज्य के नुमाइंदे होते थे, कर्मचारी। नुमाइंदों का अर्थ आप कर्मचारी से लगा सकते हैं, कर्मचारी होंगे, राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा करों की उगाही, राज्य व जमींदारों के बीच रिश्ते का लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। आईन अकबरी में है राज्य व जमींदारों के बीच रिश्ते का लेखा जोखा, इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही का लेखा जोखा भी, खेतों की नियमित जुताई इसका लेखा जोखा, इन तीनों का लेखा जोखा विस्तृत रूप से इसमें पेश किया गया है सावधानी से। आईन अकबरी का मुख्य उद्देश्य है अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बनाकर रखता था। आईन अकबरी का ये मुख्य उद्देश्य था। मतलब जो आईन अकबरी है अबुल फजल ने लिखी थी, अकबर का दरबारी इतिहासकार हो गया, तो ये उससे अलग बात नहीं लिखेगा, अकबर की बड़ाई मारेगा, बड़ाई करेगा, उसकी तारीफ करना इसका काम होगा। उसके खिलाफ जो उसकी नीतियां जो लगाई गई थी अकबर के द्वारा, उनका ये इसमें करेगा नहीं, क्योंकि अकबर इसका वो है, अकबर का खुद का ये दरबारी इतिहासकार हो गया। इसका जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बनाकर रखता था। आईन अकबरी का मुख्य उद्देश्य था अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना। आईन अकबरी का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार था कि अकबर के साम्राज्य का इस तरह विश्लेषण करे, इस तरह उसकी तारीफ करे कि देखो जहाँ एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग है जो मुगल वर्ग है, वो किस तरह सामाजिक मेल जोल बनाकर रखता था। देखो, आईन के लेखक है
अबुल फजल इसके मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता मतलब खुद की सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था मुगल साम्राज्य के खिलाफ। इसके जो भी लोग बगावत या किसी स्वायत्त सत्ता की दावेदारी करते थे उनका उनकी बगावत पहले ही फेल हो जाती थी, असफल हो जाती थी। पहले ही असफल होना पहले से ही पक्का तय था। किसानों के बारे में जो कुछ भी हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नज़रिया ही है। मतलब इसका मतलब समझिए आप, जो अबुल फजल जो आइन में लिखता है ना, वो सत्ता के ऊंचे गलियारों का अंडर में लिखता है। सत्ता जो मतलब मुगल साम्राज्य के निर्देश में ही लिखता है, उसके खिलाफ लिखने की उसमें हिम्मत भी नहीं थी और वो लिखना भी नहीं चाहता था। हम आइन की जानकारी के साथ साथ उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो राजधानी से दूर के इलाके में लिखे गए थे। आइन की जो जानकारी है ना, उसके साथ साथ हम इन स्रोतों को भी देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। उसका दूसरा पॉइंट है ये, जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे वे स्रोत। इसमें थोड़ी वास्तविकता आप मान सकते हैं। जो इन दूर इलाकों में लिखे गए थे ना, इनमें थोड़ी वास्तविकता के प्रभाव देखे जा सकते हैं। इनमें 17वीं 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की इनमें 17वीं 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी का विस्तृत जानकारी देते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में जो दस्तावेज मिले हैं ना, वो सरकार की आमदनी की विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान कर रहे हैं। उनमें विवरण दिया गया है, मुगल साम्राज्य है, सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी दी गई है। और इसके जो अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत के कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। पूर्वी भारत ईस्ट इंडिया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज है जो ईस्ट इंडिया के बारे में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं भारत में। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों व राज्य के बीच तने झगड़ों को भी दर्ज करते हैं। ये स्रोत जो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज भी सरकार की आमदनी के साथ साथ झगड़ों को भी दर्ज करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके दस्तावेज भी किसानों, जमींदारों, राज्य के बीच झगड़ों को दर्ज करते हैं। ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। इन स्रोत से हमें यह भी पता चलता है कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे, उनका नज़रिया कैसा था, मतलब उसके बारे में उनकी सोच क्या थी। सरकार मुगल राज्य के बारे में किसानों की सोच क्या थी और उन्हें राज्य से कैसे न्याय की उम्मीद थी, मतलब उनको न्याय की किस प्रकार उम्मीद थी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, किसान और उनकी ज़मीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत हैं किसानों को रैयत, मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसानों के लिए। और कई बार हमें किसान या आसामी शब्द जैसे शब्द भी मिलते हैं। किसानों के बारे में ये शब्द प्रचलित थे उस समय। 17वीं सदी के स्रोत दो तरह के किसानों की चर्चा करते हैं। एक तो है खुद काश्त और वह पाही काश्त। ये वाला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, खुद काश्त और पाही काश्त। ये एग्जाम में पक्का से आएगा। खुद काश्त ऐसे किसान थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी, उनकी पर्सनल ज़मीन थी। उन्हीं गांव में खुद काश्त रहते थे, मतलब खुद की ज़मीन पर खेती करते थे,
खुद काश्त से आप इसका अर्थ लगा सकते हैं, आसानी है वैसे तो। खुद काश्त मतलब खुद उनकी खुद की ज़मीन पर खेती करते थे। और पाई काश्त वे खेतीहर थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे, जो दूसरे अन्य गांव से आते थे ठेके पर खेती करने, ताकि उनसे टैक्स कम वसूली हो। इस अपना वो पाई काश्त है, ये वे खेतीहर थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे, दूसरे अन्य गांव से आते थे, और ये लोग अपनी मर्जी से भी पाई काश्त बनते थे, क्योंकि ये इनके कुछ कारण हो सकते हैं इनके पीछे। अगर देखो, करों की शर्तें किसी दूसरे गांव से बेहतर मिली तो इनको, मतलब ये इस गांव से आए और इस गांव में आए, तो इस गांव में जो कर की वे शर्तें हैं इसमें बेहतर है, इसमें कम शर्तें माननी पड़ती, तो इस लाभ को भी देखते हुए आ जाते थे खेती करने। और अकाल, भुखमरी वगैरह प्राकृतिक जो आर्थिक परेशानी होगी, प्राकृतिक आपदा जैसे इस प्रकार भी आते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई की तकनीकें। सिंचाई की तकनीक है जमीन की अधिकता, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। जमीन जो है पहले बहुत बहुत ज़्यादा थी और जनसंख्या जो थी वो बहुत कम थी आज के मुताबिक। आज जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, आज के मुकाबले बहुत कम थी पहले, और ज़मीन की अधिकता थी, मजदूरों की भी उपलब्धता थी, और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। देखिए, इससे समझने के लिए आप किताब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो देखो, इसमें मसलन अकाल, भुखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से जो आते थे वे भी पाई काश्त है। और इसके नीचे देखो, उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल, 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था, मुश्किल से होता था। ये एक जोड़ी बैल है, ये भी ज़्यादातर इसके पास इससे भी कम होता था। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी, गुजरात के अंदर है, जो किसानों के पास 6 एकड़ की ज़मीन थी, वे समृद्ध माने जाते थे, मतलब अमीर माने जाते थे। उनका वो सामाजिक तरीके से वे विकसित माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल के एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कोई अमीर किसान था ना, उसकी भी 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होती थी। 10 एकड़ ज़मीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था, औसत किसान समझा जाता, सॉरी, ये 5 एकड़ ज़मीन है ना, ये औसत किसान की थी, और 10 एकड़ ज़मीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। बंगाल में, पश्चिम बंगाल है, अब जो पश्चिम बंगाल आ गया, बांग्लादेश भी हो गया इससे अलग, बंगाल था पहले ये पूरा, जहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। खेती के व्यक्तिगत मिल्कियत थी। मिल्कियत का अर्थ है मतलब जिसका खुद पर, इसका मिल्कियत का अर्थ है मालिकाना हक होना, मालिकाना हक है। व्यक्तिगत, पर्सनल, ये इसकी पर्सनल खेती होती थी। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। किसानों की ज़मीन भी उसी प्रकार बेची जाती थी और खरीदी जाती थी जैसे अन्य कोई, मतलब जमींदार वगैरह, भूस्वामी हो गए। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा के इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता था। दिल्ली आगरा के इलाकों में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण है। अब हम नोट्स से पढ़ें। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा के इलाकों में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता था। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा के 19वीं सदी के दौरान जो था मिल्कियत का वो विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता था जितना 19वीं सदी के दौरान। हल जोतने वाले खेतीहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं।
और जमीन के ऐसे टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। किसी भी गांव में ऐसे टुकड़े देखे जा सकते हैं। जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट के और कांटों के पहचान के निशान मिले हैं, लगाए जाते थे। और जमीन के ऐसे टुकड़े अभी हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। तो इसके साइड में ये किसानों बस्तियों का बसना उजड़ना है, इसका विवरण दिया गया है, इसे भी देखते हैं। यह एक हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी और इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया, उसने अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। हिंदुस्तान की बस्तियां और गांव दरअसल शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों के आबाद किसी बड़े शहर के बाशिंदे मतलब जो रिहायशी लोग हैं, बड़े शहर के रिहायशी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो वे ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका नामो निशान वहाँ से मिट जाता है। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं। चूँकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, बहुत बड़ी है, लोग उमड़ते चले आते हैं। उस समय के हिसाब से तो हिंदुस्तान की आबादी बहुत बड़ी थी, मतलब फिर आज के कंपैरिजन में बहुत कम थी। वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं। उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। खस की घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, जंगल अपार है, झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं और यकायक एक गांव या एक शहर खड़ा हो जाता है। अचानक से जो खस की घास है, जो बहुतायत, वहाँ पर घास की बहुतायतता थी। जंगल भी बड़े बड़े अपार जंगल थे, झोपड़ियाँ बनाई जा सकती थी। इन्हीं घासों से जो झोपड़ियाँ बना लेते थे और अचानक से एक गांव या शहर खड़ा हो जाता था।